हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और देखते हैं आज एक इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट वीवीआई भी जितना बार लिखना चाहो उतना बार लिख सकते हो, उतना वीवीआई क्वेश्चन है। बोर्ड बेस के लिए, कंपटीशन बेस के लिए भी है, बोर्ड बेस के लिए भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर साथ बने रहें तो लास्ट के क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दीजिएगा और याद रखिए कि आपको पूरा याद हो जाएगा। खुद क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, बोलिएगा सर 100% समझ में आ गया। बस लास्ट तक आपको बने रहना है और देखते रहना है अपना फेवरेट चैनल और एक ARK इंस्ट्रूमेंट को। तो देखते हैं हम लोग गॉस लॉ क्या करता है। तो गॉस लॉ क्या कहता है, तो गॉस फ्लस्क के लिए बात बोला था। तो आप बोलिएगा सर फ्लस्क तो पहले देख चुके हैं। हाँ, फ्लस्क तो पहले देख चुके हैं, लेकिन फ्लस्क जो पहले देखे हैं वो पृष्ठ के लिए देख रहे थे। गॉस बस किसी क्लोज सरफेस के लिए बताता है। तो इसके पहले तो दो चीजें आपको ध्यान देना होगा, एक फ्लस्क ध्यान देना होगा और उसके बाद जो ध्यान देना होगा वो थर्ड, जो हम लोग कल डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में 1D 2D और 3D होता है। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब हम लोग देखते हैं तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते थे, तो क्लोज सरफेस के लिए। अच्छा 3D वाला, तो ये 3D के लिए है, ठीक है। तो गॉस लॉ बेहतरीन टॉपिक होगा और समझ में भी बिल्कुल आ जाएगा। तो बने रहिए आप लास्ट तक और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले गॉस लॉ समझने से पहले फ्लक्स समझना जरूरी है। तो आप कहेंगे सर फ्लक्स तो हम देख चुके हैं। सच में आप फ्लक्स तो देख चुके हैं, लेकिन हाँ, जब तक आप फ्लक्स समझिएगा नहीं, गॉस लॉ को समझिएगा नहीं, इसलिए हम वंस रिपीट कर देते हैं। छोटा छोटा बात को थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं आपको, और थोड़ा थोड़ा समझा देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कि गॉस लॉ कैसे कंप्लीट करते हैं। तो गॉस लॉ से पहले आपको फ्लस्क थोड़ा घुमा देते हैं, तो घुमा के तब आइएगा ना। तो फ्लस्क समझाते हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो अपलोड हो चुका है फ्लस्क का, फ्लस्क वाले वीडियो को देख लीजिए। जस्ट डालिएगा इलेक्ट्रिक फ्लस्क बाय फिजिक्स गुरु और देख लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं आज हम लोग क्या, गॉस लॉ बाय फिजिक्स गुरु ARK इंस्ट्रूमेंट। तो देखते हैं, छोटा सा बात है, गरीब आदमी। हाँ, तो फ्लस्क याद आ रहा है। फ्लस्क, तो फ्लस्क में क्या होता है, ऐसा करके बहुत सारी चीजें तो पूरा का पूरा बना नहीं रहे हैं। 10 ऐसे करके हो जाता था, कुछ ऐसे हो जाता था, ऐसे करके यहाँ पर थीटा लेते थे। तो हम पूरा समझा नहीं रहे इसको। ये मत सोचो कि हाँ सर आप पढ़ा रहे हैं फ्लस्क पढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लस्क नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या बताना चाह रहे थे उस समय, तो बोले फ्लक्स किसे कहते हैं, तो किसी पृष्ठ से, सुनिएगा फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी पृष्ठ से होकर। अच्छा, पृष्ठ से मतलब 2D वाला बात। तो किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं, कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा फ्लस्क को, विद्युतीय फ्लस्क को, इलेक्ट्रिक फ्लस्क को परिभाषित करते हैं। बड़ी आसान बात है, याद भी हो गया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू एनी सरफेस, एनी सरफेस। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ, जो लाइन का मैग्नीट्यूड होगा, नंबर ऑफ लाइंस जो पास कर रहा है, उसी को फ्लस्क कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइन जितना पास होता है उसको फ्लस्क कहते हैं। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर फ्लस्क समझ में आ गया तो फ्लस्क के लिए तो उसको हम डिनोट किससे करते थे, तो फ्लस्क को डिनोट करते थे हम लोग फाई से। याद है, फाई से डिनोट करते थे। और फाई बराबर क्या होता है, तो फाई बराबर सरफेस, सरफेस के लिए एस है और सरफेस E डॉट ds। ध्यान अगर आपको होगा तो E डॉट ds है, तो आप क्या कह सकते हैं, यहां तो कॉस हो जाएगा, ठीक है, कॉस हो जाएगा तो हो जाने दीजिए EDS। और डॉट को जब हटा देंगे ना बाबू, तो यहां पर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो इतना तक आप याद रखिएगा, इतना तक याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत जरूरत आएगा इसका, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई बराबर इंटीग्रल EDS cos फाई, ठीक है।
तो देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं अब हम लोग गॉस लॉ। अगर ध्यान से देखिएगा तो गॉस लॉ आपको पूरा का पूरा याद करा देगा। तो गॉस लॉ में देखते हैं क्या होता है गॉस लॉ। तो पहले डेफिनेशन, तो पहले हेडिंग दे दीजिएगा गॉस लॉ। आप कहिएगा कि हिंदी में क्या लिखें, तो हिंदी गॉस नेम है बाबू। तो गॉस, तो गाउस इसको कहते हैं, गाउस का नियम, गाउस 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 कुछ, अरे गॉस लॉ हिंदी में गाउस का नियम लिख लेते हैं, ठीक है। अब तो उसके नीचे में लिखेंगे सबसे पहला कि गॉस लॉ कहते किसे हैं। तो गॉस लॉ किसे कहते हैं, सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, 100% आपको समझ में। तो गॉस के नियम अनुसार, चाहे तो आप कलम और कॉपी लेकर इसको लिख सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए, गॉस के नियम अनुसार। अच्छा, किसके नियम अनुसार, गॉस के नियम अनुसार मुक्त आकाश में किसी बंद पृष्ठ से होकर, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली, अच्छा किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली, ठीक है, बंद है, अब पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्स पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश के 1/ε0 के गुणज के बराबर होता है। तब कहिएगा सर आप तो कुछ समझाए नहीं, फिगर से बता दिए डेफिनेशन ऐसे ही, तो एक बार बता दिए हैं कि अब जब लिखेंगे फिगर बनाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये बात हो रहा है। तो अब देखते हैं इसको ध्यान से, फिर हम बोलेंगे डेफिनेशन इतना बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। 2 मार्क्स का है ना, छोड़ नहीं सकते 2 मार्क्स के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो कहां से कहां तक लिखना है, देखिए सबसे पहले क्लोज सरफेस बनाते हैं। अब क्लोज सरफेस जब बना दिए बाबू, तो क्लोज सरफेस बना दिए तो ध्यान से देखिएगा कि अब यहां ना, तो क्लोज सरफेस एक स्फेरिकल सरफेस जो क्लोज्ड है, चारों तरफ से क्लोज्ड है, क्लोज है। यहां पर जो आवेश है Q है, तो Q आवेश है, Q से इसका रेडियस जो है R, तो रेडियस तो सब जगह R ही होता है, रेडियस तो सब जगह R होता है। अब यहां पर एक है, मतलब छोटा सा एक एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया लेते हैं, तो ये छोटा सा एरिया ds है। और याद रखिएगा एक बात, मेरा बात याद रखिएगा कि जब भी एरिया जो होता है ना वेक्टर होता है, एरिया जो होता है ना वेक्टर होता है, तो जब एरिया वेक्टर होता है तो इसका मतलब कि एरिया जब भी डायरेक्शन शो करता है वो परपेंडिकुलर सरफेस के होता है। एरिया ऑफ वेक्टर शोइंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस। अच्छा, परपेंडिकुलर टू सरफेस का मतलब, अच्छा सरफेस के परपेंडिकुलर, ओहो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जो सरफेस के परपेंडिकुलर का मतलब सेंटर से जाएगा। अच्छा तो अब फील्ड तो आप जानते हैं, फील्ड ऐसे ही है, इसका मतलब तो 2 चीज हो गया। तो फील्ड जो दिखा रहा है, तो फील्ड दिखा रहा है तो आर वेक्टर है, फील्ड आर वेक्टर से, और एक इससे, तो इसको एन वेक्टर कह लेते हैं, डायरेक्शन इसका एन कह लेते हैं, एरिया का डायरेक्शन एन और इसका डायरेक्शन आर वेक्टर कह लेते हैं। छोटा सा बात है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चाहे तो सिंपल में ये सब ना लिखे तो आसान हो जाएगा, लेकिन ना लिखेंगे तो समझेंगे कैसे, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, तो क्या हो गया, तो ये आर वेक्टर है, एन वेक्टर है। अब गॉस लॉ क्या कहता है, इसको सिंपल में भी समझाया जा सकता है, लेकिन इसको सबको समझना, छोटा छोटा चीज समझना अच्छा है। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, खूब अच्छा से देखते हैं। तो आर वेक्टर हो गया और एन वेक्टर हो गया, और यहाँ ds है और e है, तो e का जो डायरेक्शन है ऐसे, उसी में ऐसे, तो 0 डिग्री हो गया ना, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, दोनों एक ही दिशा में हो गया। उल्टा होता तो 180 होता, लेकिन समान हो गया तो 0 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या है, तो अब फिर से सुनिए गॉस का नियम। तो गॉस क्या कहता है, तो गॉस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, अच्छा भाई, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स अंदर में मौजूद कुल आवेश, ध्यान से देखिएगा, इसके फॉर्मूला में इसका डेफिनेशन है। किसी बंद पृष्ठ से, गॉस के नियम अनुसार मुक्त आकाश में किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स अंदर में मौजूद कुल आवेश, तो क्यू नेट भी लिख सकते हैं, तो अंदर में मौजूद कुल आवेश के 1/ε0 के गुणज के बराबर होता है। खत्म।
गॉस के नियम अनुसार मुक्त आकाश में किसी बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश, गॉस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स अंदर में मौजूद कुल आवेश के 1/ε0 के गुणज के बराबर होता है। लिख सकते हैं, एक बार में आप लिख लीजिएगा तो। अरे सीधी सी बात अगर समझते हैं ना, अगर एक डब्बा लेते हैं उसमें से गंध जो निकल रहा है, तो गंध निकल रहा है तो इसका कितना निकलेगा, तो पूरा टोटल जो होगा ना, तो जितना उसमें मटेरियल होगा उतना ही ना निकलेगा। समझ आ रहा है? डब्बा है और रोटी सड़ गया है उसमें, तो इतना सा रोटी, तो जितना उसमें सड़ेगा उतना ही ना निकलेगा। ठीक है, वही बात है। तो जितना उसमें बंद रहेगा आवेश उतना ही फ्लक्स निकलेगा। तो यही गॉस बोलता है। तो गॉस रोटी के लिए नहीं बोलता है, सड़े हुए चीज के लिए नहीं बोलता है, गॉस आवेश के लिए बोलता है। तो गॉस क्या बोलता है? गॉस के नियम अनुसार किसी बंद, लेकिन ये बात याद रखिएगा तो जिंदगी में नहीं भूलिएगा, गंध कितना निकलेगा, जितना मटेरियल सड़ेगा उसमें। तो वही बात है, गॉस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ, गॉस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स अंदर में मौजूद कुल आवेश के 1/ε0 के गुणज के बराबर होता है। तो 1/ε0 क्या है? वही बात, कैसा क्या चीज सड़ रहा है, अरे ये सब चीजें नहीं, ऐसे समझ लो 1/ε0 के गुणज के बराबर होता है। ये हो गया। तो जब 2 मार्क्स का पूछा जाए तो मेरे जो डेफिनेशन है वो गॉस के लिए, उसके बाद इस फोटो को और उसके बाद इसको, इतना आप 2 मार्क्स के लिए लिखेगा तो 2 मार्क्स आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तो इसके बाद इसका प्रूफ कैसे, तो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म कैसे है कि मैथ इसका कैसे प्रूफ करता है। ठीक है, तो मैथ के लिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मैथ हटा दो इसको, हटा। अच्छा, तो एक बात ही आप जानते हैं, अच्छा यहां पर जो हो गया, तो अगर हम लिखें तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के लिए, तो विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होता है? E बराबर, तो E बराबर होता है 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर R कैप। इतना तो जानते हो आप, अब इसी भी नहीं जानते तो दिक्कत। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़े हैं फ्लक्स पढ़े हैं, लाइनें से लिख रहे हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तब फ्लक्स पढ़े थे, तो हम भी फ्लक्स लिख रहे हैं। तब फ्लक्स का क्या होता है? तब फ्लक्स के लिए किसके लिए था, ऐसे ही डिराइव कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के लिए। अब इस किसके लिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है? R है ये, और तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए तो E बराबर हो गया। अब फाई बराबर देख रहे हैं, तब फाई बराबर क्या होता है? तो फाई बराबर अब भी थोड़ा देर पहले आपको समझाए हैं, यहां जैसे ही थ्योरी शुरू कर रहे थे तब, तो थ्योरी शुरू कर रहे थे क्या बोले कि इंटीग्रेशन E डॉट ds, E डॉट ds, तो E डॉट ds, और यहां याद रखिएगा ये वेक्टर है और क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड? अरे सरफेस क्लोज्ड है, तो यहां क्लोज इंटीग्रेशन देते हैं। तो जब क्लोज इंटीग्रेशन आप दे दीजिएगा तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन। और E का फॉर्मूला क्या होता है? तो E का फॉर्मूला ऊपर देखे नहीं है, तो E का फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान से देख लो, E का फॉर्मूला 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। एक बात ही और ध्यान देना, यहां R कैप है और यहां डॉट है, तो डॉट, ds है तो ds। याद रखिएगा इसका जो डायरेक्शन है इनका, मतलब उधर ही है लेकिन उसका डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं इनका। तो इसमें से क्या बाहर हो जाने वाला है? तो इसमें से बाहर चाहते तो ये कर लेते, तो E बाहर हो जाएगा, मतलब E बाहर हो जाएगा का मतलब ये चीजें बाहर हो जाएगा, ये चीजें बाहर हो जाएगा तो मतलब Q/4πε0 R स्क्वायर, और अंदर में क्या बच जाएगा? तो ds, और ध्यान दीजिएगा R कैप डॉट जो हटा देंगे तो n कैप cos थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। काहे 0 डिग्री हो जाएगा? अरे देखो इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो दोनों R का भी n का भी दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो एक ही तरफ है, 0 हो गया, तो 0 हो गया, ए भी यूनिट तो पूरा खत्म। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू Q/4πε0 R स्क्वायर। यहां तो ds है, तो ds का जो इंटीग्रेशन होता है s होता है, s का मतलब सरफेस, टोटल सरफेस। अरे छोटा सा था,
इतनी सा, तो छोटा सा है, ऐसा ऐसा तो बहुत है ना इस पर, तो बहुत है तो इसका मतलब क्या है, तो बहुत मिला देंगे, सारा को मिला देंगे तो पूरा सरफेस हो जाएगा। तो आप समझते हैं, एक 10th में पढ़े हैं, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तब गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या पढ़े हैं, 4πr² पढ़े हैं, 4πr²। तब 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया। अरे तो प्रूफ हो गया सर। हाँ बस प्रूफ हो गया। तो कैसे लिख लेंगे, तो पाई बराबर क्या हो गया, तो Q/ε0। अच्छा प्रूफ समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करने में कौन दिक्कत है, रिपीट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एक चीजें चाहे तो यहां पर घेर कर लिख देना चाहिए, RN cos 0 डिग्री, तो RN, हाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो आप कहिए सर ये सब लिखना जरूरी है, बेकार की बातें हैं, समझाना था समझा दिए हम, कहना था कह दिए, छोड़ी नहीं हम, ठीक है। तो ई बराबर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ क्या लिखेंगे, फाई। तो फाई पहले ही से अगर फ्लक्स वाला देखेंगे तो अरे ई या फाई, तो ई का वैल्यू रख देते हैं, अरे कुछ किए कहाँ हम, लिख दिए यार। तो गॉस बोला, तो गॉस का तो मैथमेटिकल प्रूफ है, गॉस तो उतना ही बोला था, गॉस इतना ही बोला था, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक बात बोल रहे हैं सर, गॉस तो यही बोला था खाली। गॉस क्या बोला, तो गॉस बोला क्या, कोई बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अरे याद करा रहे हैं ना। तो गॉस क्या बोला कि गॉस के नियम अनुसार मुक्त आकाश में किसी बंद पृष्ठ से, अच्छा बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, अच्छा निकलने वाला कुल फ्लक्स भाई, अंदर में मौजूद कुल आवेश और के 1/ε0 के गुणज के बराबर था, गुणज के बराबर। अगर इसको इंग्लिश में कहे तो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ए क्लोज्ड बॉडी, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय ए क्लोज्ड बॉडी is equal to net charge available inside a body divided by epsilon naught, हो गया। अरे बात वही है, टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय एनी क्लोज्ड बॉडी is equal to net charge available inside a body and divided by epsilon naught, ठीक है, epsilon naught। परमिटिविटी अलग रखते हैं यार, तो अलग चीजें हैं, इसके लिए देख रहे हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट के लिए देख रहे हैं। तो इतना तक तो हम लोग क्लोज्ड कर लिए, फ्री स्पेस के लिए देख रहे हैं, यहां तक तो समझ में आ रहा है ना। तो अब इस पर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखिएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो गॉस लॉ 2 मार्क्स का रहा। आप कहेगा सर आप तो बोले कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ तो इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। और कहता क्या है कि गॉस का नियम लिखे, राइट द गॉस लॉ एंड राइट ऑल्सो वन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ भी नहीं देखे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखना बाकी है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या होता है, हटा देते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ नहीं देखेंगे, अब भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे और सबका हम गिवन दे देंगे, आप सबका क्वेश्चन का आंसर करके अब भेजोगे, ठीक है। तब हम एनसीईआरटी उठाते हैं और क्वेश्चन आपको लिखाते हैं। एक क्वेश्चन आपको नहीं लिखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन जो है उसका डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, 17 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। आप क्यों नहीं करेंगे, मेरा मन नहीं करेंगे हम। अरे भगवान आप उसको खुद बना सकते हैं, छोटा सा है, पैरेलल चलेगा, 0 हो जाएगा, क्या बनाए। हाँ तो देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सिर्फ हम गिवन लिख रहे हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर 47 एंड 48, पेज नंबर है
147 मत समझ लेना। एनसीईआरटी पेज नंबर 47 और 48 है। क्वेश्चन नंबर 1.17 तो इस क्वेश्चन में क्या है तो सुनिएगा। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, अच्छा काले बॉक्स पर, तो काले आदमी का पृष्ठ पर, मेरे बाल पे नहीं, ठीक है, काले बॉक्स, बॉक्स का मतलब बंद, 3D, 3D। तो किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सावधानी पूर्वक ली गई है। यह संकेत है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, अच्छा तो फ्लक्स बराबर दिया हुआ है। फ्लक्स बराबर कितना दिया हुआ है? 8.0 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स है दिया हुआ। अब क्या कह रहा है? काले बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, तो बॉक्स के भीतर नेट आवेश, अच्छा तो एप्सिलॉन नॉट तो हम जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? 8.85 अब 4 होता है लेकिन नहीं लिखेंगे, -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 और कूलम्ब स्क्वायर। अब यहाँ क्या है? तो फाई है, एप्सिलॉन नॉट है, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब फॉर्मूला इस पर सेट करेंगे, कौन सा? तो फाई बराबर है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। काहे सॉल्व कर सकते हैं? तो फाई दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, Q निकल सकता है, नहीं निकलेगा तो आप पूछिएगा हमसे। 1.18 क्वेश्चन में क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन समझने वाला। दर्शाए गए चित्र के अनुसार, अच्छा कोई चित्र दे रहा है, देखो इसमें, तो क्या देख लीजिए, ऐसा समझा देते हैं। तो दर्शाए गए चित्र अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा गया। इससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स का परिमाण क्या होगा? अच्छा ठीक बात है, ध्यान से देखो, क्लोज सरफेस है, ऐसा सरफेस है, बीच है। अब बीच से कितना ऊपर है? तो 5 सेंटीमीटर। आई कितना है? तो 10 माइक्रो कूलम्ब है। प्लस में है कि माइनस में? तो प्लस में है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर कुल फ्लक्स पूछा जाए तो हम आपको एक बात समझा देते हैं, समझना, याद हो जाएगा। अरे आपके पास 6 गो भाई है, 6 गो, कै गो? 6 गो। तो 6 भाई है, अब प्रत्येक भाई सबको मिलाकर 60 रुपया है। 6 गो भाई को मिलाकर कितना पैसा है? 60 रुपया। तो एक भाई का हिस्सा कितना हुआ? कहेगा सर हिस्सा बता रहे हैं, अभी तो हम छोटे हैं। अरे समझ लो ना, बाद में जरूरत आएगा। नहीं हिस्सा उसका भाई भाई होता है, भाई का भी। अरे सब है वो, छोड़ो बात, फिर आओ, अगर कोरोना में भगा देगा, ठीक है। हाँ, तो छोटा सा क्लोज सरफेस लेते हैं। अब इससे क्या देखना है, सॉरी हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो इस एक से कितना निकल रहा है? अरे तो जैसे ही आप देखिएगा तो 10 माइक्रो कूलम जो है इससे 6 पर निकल जाएगा, तो कुल होगा। तो कुल कितना मान लीजिए, तो वही तो बता रहे थे आपको कि 6 भाई है, अगर 60 रुपया है तो कुल रुपया 60 हो गया। तो एक का हिस्सा कितना पड़ा? तो 10 रुपया, भागा दे देंगे ना 6 से। तो उस तरह से तो क्या करेंगे, जो टोटल निकलेगा, जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, उसमें क्या करेंगे, 6 से भागा दे देंगे, क्योंकि 6 गो सतह है, 6 के लिए ना बटा रहा है, तो इसका मतलब कि एक का निकल जाएगा। इसका मतलब फॉर्मूला तो गिवन क्या है, तो Q बराबर दिया हुआ है। तो Q बराबर कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रो कूलम्ब। और आप कहेंगे सर दूरी है, तो आपको बताते चलें, उसके दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो गॉसियन सरफेस होता है, सरफेसवा को जो ना पर गॉस स्टडी कर रहा था, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस पर उसके डिस्टेंस से फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काहे नहीं पड़ता है? क्योंकि यहां देख रहे हैं कहीं पर आर है क्या? नहीं। तो यहां क्या है? तो फाई अब बराबर Q बाई एप्सिलॉन। तो इतना छोटा हो, इतना छोटा, अरे सड़ गया यार, तो सड़ गया तो टिश्यू हो चाहे तासा हो,
बदबू तो देगा ही, ये तो कॉमन सी चीज है। सुगंध भी देगा यार, क्या बदबू बदबू दिन भर करते हुए, सुगंध भी देगा। लेट्स टेक, मानो सुगंध देगा। तो क्यू बराबर कितना हो गया? 10 माइक्रोकुलम्ब। ठीक है, 10 माइक्रोकुलम्ब है। आई दूरी से हमको कोई मतलब, क्योंकि फॉर्मूला में ही दिख रहा है। एप्सिलॉन नॉट तो जानते हैं ना, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट 8.854 into 10 to the power minus 12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स टू कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ क्या, अब क्या चाहिए? तो अब फाइटी बराबर क्या हो जाएगा? तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो निकल कर आएगा एक सरफेस के लिए फॉर वन सरफेस, तो फाई इक्वल टू जो होगा तो फाई टी बाय 6। समझना समझना समझना, ना समझना तो अपना समझना, समझना तो मेरा समझना, ना समझना तो अपना समझना। कोई दिक्कत नहीं, समझो समझो ना समझो, अरे समझ में कैसे नहीं आएगा। हाँ, तो यहां तक तो समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। दो क्वेश्चन लिख लिया है ना? हाँ तो ठीक है। 1.19 क्वेश्चन नंबर है 1.19। क्या कहता है? किसी बिंदु व आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए, अच्छा ठीक, किसी बिंदु व आवेश के कारण ओ सेट 20 हम पढ़ रहे हैं, 19 पढ़ना चाहिए था हमको। 2 माइक्रोकुलम, क्या है? 2 माइक्रोकुलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर वाले घनीय गौसीय पृष्ठ में, अच्छा ये घनीय गौसीय पृष्ठ है, हटा दो इसको बस। आई 9 है, 9 सेंटीमीटर टोटल है, तो 9/2 हो जाएगा अगर देखोगे तो। तब क्या कह रहा है? ऐसे उससे मतलब नहीं है, रेडियस है, तो हम काहे लिख रहे हैं फालतू ऐसे ही। तो क्या है? तो 2 माइक्रोकुलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, अच्छा केंद्र पर स्थित है। तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, क्या छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। Q बराबर 2 माइक्रोकुलम है, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है? 8, अच्छा एक ही में लिख देते हैं, 8.85 इंटू 10 to the power minus 12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, मीटर इनवर्स 2 कूलम्ब स्क्वायर। और यहाँ निकालना अब क्या है? तो क्यू दिया है, एप्सिलॉन नॉट दिया है, तो फाई निकालना है यार। क्या छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता रहता है, नहीं ना कुछ नहीं। अब लास्ट, अब सर एक गॉस पर कितना ज्यादा क्वेश्चन है। सच में याद रखना, गॉस लॉ के ऊपर एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। लास्ट, किसी बिंदु आवेश को केंद्र, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या गोलीय गौसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स दिया हुआ है। फिर दुगुनी कर दे, तिगुनी ना 50 गुनी कर दे, तो उससे कौन फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं रेडियस को बढ़ाने घटाने से कोई फर्क फ्लक्स पर नहीं पड़ेगा। तब फ्लक्स कितना दिया हुआ है उसमें कह रहा है, तो बहुत सारा चीजें हैं। 10 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि अगर दुगुनी कर दे तब क्या होगा, तो सब फालतू का फिर में नहीं पढ़ना। हम कह रहे हैं कि रेडियस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? तो दिया हुआ है प्लस 5 बराबर -1 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स दिया हुआ। अब क्या है? तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10 to the power -12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलम्ब स्क्वायर। तो क्या निकालना है? आवेश कितना होगा? तो Q बराबर, तब फॉर्मूला आप जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है, सॉरी यहीं पर लिख देते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें निकाल देना है। चारों क्वेश्चन आपको बनाकर भेज देना है, आंसर सेंड कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट चारों क्वेश्चन है। अभी तक अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में देखिएगा, पूरा क्लास वाइज वीडियो दिया हुआ है, सबको बनाइए, इस चारों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, और आप ग्रुप में सेंड कीजिए।
ठीक है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और